हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल में अभी हम लोग सोशियोलॉजी का जो हमारा यूपी पीजीटी का सिलेबस है उसे मैं आप लोगों तक टॉपिक वाइज इसे प्रोवाइड कर रही हूं। साथ ही साथ हम लोग 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज को भी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थ्योरी के साथ साथ ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ये हमें एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो देखिए, अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है समाजशास्त्र सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों को हम लोग देख रहे हैं। अगर आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा तो उसमें हम लोग प्रकार्यवाद के संदर्भ में देखे हैं। प्रकार्यवाद के बाद हमें जो पढ़ना पड़ेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है संरचनावाद। और इसके बाद हम लोग देखेंगे संरचनात्मक प्रकार्यवाद आखिर होता क्या है। तो अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक बात, आप लोग प्लीज़ पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, क्योंकि मैं कुछ बोर्ड पे लिख रही हूँ और कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी समझाने के लिए। तो अगर आप लोग उसे अपना नोट्स बना लीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आज का जो हमारा टॉपिक है संरचनावाद, इसको समझने से पहले आप प्रीवियस क्लास में जाइए। उसमें मैं आप लोगों को प्रकार्यवाद का डिटेल्स में बताई हूँ, उसको पहले आप वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आप लोग एक के बाद एक जो टॉपिक आ रहा है उसको समझने में आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। तो प्रकार्यवाद मैं थोड़ा शॉर्टली आप लोगों तक बता देती हूँ कि प्रकार्यवाद क्या होता है कि यह समग्र को देखता है कि समग्र जो है, समग्र मतलब हो गया है कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, समाज के अंतर्गत रह रहे हैं। तो समाज क्या हो जाएगा, समग्र हो जाएगा। तो इसको जो इकाइयां जो है इसकी, वो इसको किस प्रकार से योगदान दे रही हैं, इसका क्या करता है, अध्ययन करता है। कौन? प्रकार्यवाद अध्ययन करता है। और संरचनावाद क्या करता है कि ये जो इकाइयां हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं आप लोगों को बताएं कि समग्र का योगदान, इकाइयों के योगदान का अध्ययन कर, समग्र क्या कौन हो जाएगा, समाज हो जाएगा। समाज को हम लोग क्या मान रहे हैं, समग्र मान रहे हैं। ये हमारा समग्र हो गया। प्रकारवाद में क्या होता है कि जो इसकी जो इकाइयां हैं, इकाइयों के अंतर्गत आपका आ जाएगा जाति, आ जाएगा धर्म, आ जाएगा परिवार, आ जाएगा उसके बाद राजनीति आ जाएगी। इस प्रकार से जितने ये अंग हैं, ठीक है, ये जितने भी इकाइयां हैं ये सब क्या होगी, इकाइयां होगी, ये इसके भाग होगी। ये इसको क्या करें, किस प्रकार से इसको योगदान कर रहे हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? तो ये प्रकार्यवाद में अध्ययन किया जाता है, जिसको मैं प्रीवियस क्लास में आप बहुत अच्छे प्रकार से आप लोगों तक बता दी हूँ। और संरचनावाद क्या करता है, इन इकाइयों का किस प्रकार से, ये जो इकाइयां हैं इसका संबंध क्या है, इसके बारे में बात कर रहा था। तो संरचनावाद क्या है, एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के व्यवहार को कैसे समझती है, तो संकेतों के माध्यम से, परस्पर अंतर संबंधित भागों से, उसको इस जो अंतर संबंध है उसका, जो उसकी संकेत की प्रणाली है उसको समझने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि जैसे देखिए, हम लोग समाज के अंतर्गत रह रहे हैं। कोई भी चीज को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, कोई जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति हो, उसने तुलसी में जल को चढ़ाया, तो उसका देखा देखी करके और भी जितने लोग थे उन्होंने भी उस तुलसी में जल को चढ़ाने की प्रक्रिया लगातार चालू कर दी। तो वो हमारा क्या हो गया, एक रीति बन गया, ये हमारी एक सामाजिक प्रक्रिया बन गई। तो ठीक है, इसका जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत जाति आ गया, धर्म आ गया, परिवार आ गया। तो परिवार जो है, बिना परिवार के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार के अंतर्गत जो मनुष्य रह रहे हैं उनकी किस प्रकार से समाज के साथ अंतःक्रिया है उसका अध्ययन करता है। परिवार के साथ किस प्रकार के संकेतों को वो अपने समाज में दिखाता है, अपने समग्र में दिखाता है, इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो संरचनावादी होते हैं उनका मानना है कि मानवीय कार्यों के पीछे
उनकी जो चिंतन शक्ति होती है, और मनुष्य की चिंतन शक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या हो जाता है कि जो मनुष्य के जो मस्तिष्क के संरचनात्मक प्रतिरूप होते हैं, वो कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो समग्र के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। इसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, संरचनावाद कहा जाता है। और बहुत सारे जो संरचनावादी होते हैं उनका मानना है कि संरचना को समझने के लिए हम बहुत ढंग से, बहुत इकाइयों से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम संस्कृति के माध्यम से संरचनावाद को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संस्कृति के माध्यम, संस्कृति जो है इसकी जो इकाइयां हैं, इसके जो प्रतिरूप है, वो किस प्रकार से संरचनावाद को, जो समाज है उसको किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, संस्कृति को कैसे समझेंगे, तो इसके भाषा के माध्यम से समझेंगे। हम लोग भाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे संस्कृति को। और भाषा को समझने के लिए हम लोग को क्या अर्थ जानना होगा, तो हम लोगों को इसका बाइनरी ऑपोजिशन जानना होगा। भाषा के अर्थ को जानने के लिए हम लोग को क्या जानना पड़ जाएगा, तो बाइनरी ऑपोजिशन जानना पड़ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी किनकी है, तो ये क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी की थ्योरी है। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी की थ्योरी को क्या बोला जाता है, बाइनरी ऑपोजिशन, यानी कि विपरीतार्थक अर्थ। बाइनरी ऑपोजिशन क्या है, इसका भी लिंक मैं वीडियो में दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जाके देखिए। तो बाइनरी ऑपोजिशन क्या होता है कि मान लीजिए कि जैसे अगर आपको बोला जाए कि वह व्यक्ति स्वभाव से अच्छा है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपसे बात की जा रही है कि वह स्वभाव में अच्छा है, तो अच्छा को आपको जानने के लिए इसका उल्टे अर्थ को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। यानी अच्छा का उल्टा क्या हो गया, बुरा। तो बुरा को अगर आप अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं तभी आप अच्छे को अच्छे प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिन होता है, तो दिन को जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि रात को अच्छे प्रकार से समझना पड़ेगा कि रात की क्या विशेषता है। अगर हम लोग रात की विशेषता को समझ लेते तब हम लोग दिन की विशेषताओं को समझने में हमें हेल्पफुल रहेगी। तो जो ये क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी थे, उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन को बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी माना है संरचनावाद के संदर्भ में, क्योंकि वे बताते हैं अगर सब कुछ ही अच्छा रहेगा तो फिर हम लोग उसके फर्क को या समाज या सही ढंग से नहीं चल पाएगा। तो इसके उल्टे अर्थ को होना भी समाज में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उस उल्टे अर्थ को, वो बाइनरी वर्ड को, वो बाइनरी ऑपोजिशन को हम लोग तक पहुंचना भी, हमारे लिए जानना भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर प्रमुख संरचनावादी के संदर्भ में बोला जाए तो प्रमुख संरचनावादी कौन हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर जी हो जाएंगे। उन्होंने इसके बारे में बात की थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जी, जिन्हें संरचना, ये जो शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए कि संरचना का जनक कौन है, तो संरचना, ये जो शब्द, इसके जनक किनको माना गया है, हर्बर्ट स्पेंसर जी को माना गया है। ये इन्होंने किसमें इसकी बात की थी, तो इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें उन्होंने संरचना शब्द के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचाई थी। और ऐसे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने संरचनावाद के संदर्भ में बताया है। उसमें मॉर्टन महोदय जी आ जाएंगे, कार्ल जो मैनहीम जी हैं वो आ जाएंगे। इन सभी ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी है। पार्सन्स महोदय जी हैं, नॉडेल महोदय जी हैं, इन सभी ने इसके संदर्भ में बताया है कि जैसे नॉडेल महोदय जी बताते हैं कि संरचना क्या है, किसी व्यवस्था के भागों का क्रमबद्ध व्यवस्था, व्यवस्था हो गई उसके भागों का क्रमबद्ध व्यवस्था, जो प्रजाति है तो किस प्रकार से है, धर्म है तो किस प्रकार से है, इस व्यवस्था को जब हम लोग क्या करते हैं, गुणात्मक स्वरूप परिवर्तनशील होता है और उसके अध्ययन जो हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, संरचनावाद कहलाया जाता है।
इसके संदर्भ में रेडक्लिफ ब्राउन जी ने भी बताते हैं कि संरचना में व्यक्ति के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब भी हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा ध्यान या हमारा अभिप्राय उसके भागों अथवा संगठनों के बीच किसी प्रकार के व्यवस्थित क्रम से होता है। और सामाजिक संरचना की बात अगर की जाए तो इन्होंने 3 प्रकार के इसके प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। संरचना, अवलोकन किया जाने वाला यथार्थ, निरंतरता एवं स्थायित्व, प्रकार से संबंधित, इन तीनों विशेषताओं को उन्होंने अपना संरचनावाद में बताया। तो और क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस जी ने संरचनावाद को कैसे समझने का कोशिश किया है, तो बाइनरी ऑपोजिशन के माध्यम से वे इसे समझने का कोशिश करते हैं कि देखिए सामाजिक संरचना क्या है, मनुष्य का उसमें उनके वो बताते हैं कि अनुभव को कोई लेना देना नहीं है। संरचना को हमको समझने के लिए मनुष्य के जो मस्तिष्क का जो प्रणाली तंत्र है उसके प्रारूप को हमको समझना होगा। उन्होंने बताया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो विभिन्न प्रकार के अपने प्रतिनिधि को क्या करता है, संचालित करते रहता है। और ये जो संचालित होता है और इसको सही ढंग से समझने के लिए उन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन थ्योरी का प्रयोग किया था। अब हम लोग देखते हैं कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या होता है। देखिए संरचनात्मक प्रकार्यवाद, हम लोगों ने संरचनावाद के संदर्भ में जाना, हम लोग ने प्रकार्यवाद के संदर्भ में जाना। अब हम लोग क्या देखेंगे, संरचनात्मक प्रकार्यवाद के संदर्भ में देखेंगे। बहुत ही इसमें मामूली सा आपको अंतर देखेगा, लेकिन इस अंतर को हम लोग को तक समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या होता है। संपूर्ण समग्र को प्राथमिकता देते हुए उसके घटक जो होते हैं, उसके प्रकार को, उसके अंतर को समझने पर ध्यान देता है। और वो यह जो परिप्रेक्ष्य होता है, जैसे कि प्रकार्यवाद में क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच का हम लोग यूज करते हैं और संरचनात्मक प्रकार्यवाद में हम लोग अप बॉटम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो हम लोग अप बॉटम अप्रोच का यूज करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। अप बॉटम अप्रोच का मतलब हो गया जो समग्र हो गया, तो समग्र क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। ठीक है, पहले नीचे से ऊपर जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है। यानी इसकी जो इकाइयां हो गई, जैसे धर्म हो गया, जाति हो गया, विवाह हो गया, परिवार हो गया, नातेदारी हो गया, राजनीति हो गया, तो ये सब क्या करी, अपना अपना योगदान दे रही है। किसे दे रही है, तो समग्र को दे रही है, यानी समाज को दे रही है। तो इनको किस प्रकार से इनकी जो संरचना है किस प्रकार से योगदान दे रही है, प्लस क्या करे, इनका समाज के साथ किस प्रकार का संबंध है। प्रकार्यवाद में योगदान को महत्वपूर्ण देखा दिया जाता है और संरचनावाद में इसके संबंध को देखा जाता है। तो इन दोनों का जो एक योग है वो क्या हो जाएगा, यानी इसमें हम लोग समग्र के संबंध को भी देखेंगे और इसकी जो इकाइयां हैं और इसके योगदान को भी देखेंगे। यानी राजनीति जो है, धर्म जो है, जाति है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, ये सभी क्या हो जाएगी, इकाइयां हो जाएगी। ये हमें समाज में किस प्रकार से योगदान दे रही हैं, प्लस ये हमें किस प्रकार से इनके बीच संबंध क्या है। इनका जब समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे बोला जाता है संरचनात्मक प्रकार्यवाद। अगर आपसे बोला जाए कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद के जो प्रमुख सिद्धांतकार हैं या प्रमुख प्रकार्यवादी कौन है, तो कौन हो जाएंगे, पार्सन्स महोदय जी। इनका नाम आप लोग को याद रखिएगा, पार्सन्स महोदय जी। इसमें आप लोगों को टिक लगाना होगा। तो आई होप आप लोगों को प्रकार्यवाद, संरचनावाद और संरचनात्मक जो प्रकार्यवाद है ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको जो ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।